बातें बता रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग इसको समझिए, जानिए, और फिर अपने आप जब करेंगे तो अच्छी बात है। सबसे पहले होता है अपठित का अर्थ, ऐसे गद्यांश को पढ़ना व समझना जो कभी पहले कहीं न पढ़ा हो। अपठित का मतलब यही होता है ना, हाँ, अपठित यानी न पढ़ा गया हो। परीक्षा में इन गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो नंबर जो है प्रश्न से संबंधित जो गद्यांश होते हैं ये बहुत कम मार्क्स के नहीं होते हैं, लगभग 8 या 10 नंबर के होते हैं। तो 10 नंबर आपको एकदम हासिल हो ही जाए किसी बिना किसी तरह से उसमें कुछ कटौती हुए, उसके लिए कुछ बातें जो हैं जो जानना आवश्यक है, नहीं तो उसमें भी मार्क्स कटता है। ऐसा नहीं है कि फुल मार्क्स मिल जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को जानने समझने की योग्यता का परीक्षण, क्योंकि एक ही गद्यांश को, एक ही अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर जितने बच्चे हैं उतने तरह के का जवाब होता है। हर एक बच्चा जो है वो उस गद्यांश को अपने तरीके से पढ़ता है और अपने तरीके से समझता है और उसके अनुसार वो फिर उत्तर लिखता है। तो इस अपठित गद्यांश का अर्थ ही होता है कि दैनिक जीवन में समझने बोलने के साथ साथ लेखन शैली को विकसित करना। यानी आप किसी गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसे क्या समझते हैं, तो ध्यान देने योग्य इसमें कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। उत्तर वही दिए जाएं जो उस अनुच्छेद में दिए गए हों। जब आप उत्तर लिखने बैठते हैं तो अपने मन से उत्तर, उसमें शब्दों को न जोड़ें। उसमें यही कहा जाता है कि आप वही उत्तर लिखें जो उस अनुच्छेद में दिए गए हों। छात्र को अपनी ओर से नई जानकारी नहीं देनी चाहिए। स्पेशली मधुरम सुन रहे हो? मधुरम, हाँ, ये आप ही के लिए है विशेष रूप से कि आप वही उत्तर लिखें जो उस अनुच्छेद में दिए गए हों और अपनी ओर से कोई नई जानकारी उसमें नहीं जोड़ें। ठीक है? इसको हल करने की विधि, सबसे पहले आपको जब अपठित गद्यांश आता है तो आपको क्या लिखना चाहिए, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले छात्रों को दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। क्लास 9th में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही प्रश्न पत्र मिलता है आप सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश को पढ़ें। आपको 5 से 10 मिनट, जो 15 मिनट समय मिलता है, उसमें पहली बार तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें, पहली बार। दूसरी बार जो गद्यांश दिया गया है उसको एक बार पढ़ें और पद्यांश जो दिया गया है उसको एक बार पढ़ें। तीसरी बार फिर आगे नहीं पढ़ना है, गद्यांश को पढ़िए, दूसरी पद्यांश को पढ़िए, फिर तीसरी बार चूंकि 15 मिनट का समय रहता है सिर्फ गद्यांश को पढ़िए, यानी जिस प्रश्न को आपको पहले हल करना है उसको ध्यान से पढ़िए। तो इस तरह से 3 टाइम्स, 3 बार आप उसको पढ़ेंगे ताकि वे उसका केंद्रीय भाव समझ सके, ताकि बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, गद्यांश को पढ़ें और उसका केंद्रीय भाव, मूल भाव, यानी उस गद्यांश के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है ये समझें। उसके बाद ही नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़ना चाहिए। फिर प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए फिर से गद्यांश पढ़ें तथा जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं उन्हें रेखांकित करते चले जाएं। लेकिन रेखांकित करने का काम आपको तब करना है जब आपको लिखने की अनुमति दी जाए, क्योंकि 15 मिनट जब प्रश्न पत्र मिलता है पढ़ने के लिए, उस समय आपके हाथ में पेन पेंसिल कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस समय सिर्फ आपका फोकस प्रश्न को पढ़ने में होना चाहिए, अपठित गद्यांश को पढ़ने में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही जब आपको लिखने की अनुमति दी जाती है तो सबसे पहले पेंसिल से जिस जिस प्रश्न के उत्तर आपको मिलते जा रहे हैं उनको अंडरलाइन करते चलें। जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट रह जाएं, यानी जिनका उत्तर आपको लग रहा है कि हमको समझ में ठीक से नहीं आ रहा है, उन्हें फिर से सावधानी पूर्वक पढ़ें। इस प्रकार बार बार पढ़ने से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके बाद एक प्रश्न आता है अक्सर, शीर्षक दिए गए गद्यांश के आधार पर उचित शीर्षक। तो शीर्षक मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी गद्यांश जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो मूल विषय है, जो सारांश है, उससे संबंधित होना चाहिए। शीर्षक जो है वो संक्षिप्त और आकर्षक और सार्थक होना चाहिए। यानी शीर्षक जो है वो ऐसा ना हो कि
लंबा चौड़ा 2 पंक्तियों का शीर्षक हो जाए, नहीं। और शीर्षक जो है वो सार्थक होना चाहिए, यानी जो आपका अपठित गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश का जो मूल भाव है वो आपके शीर्षक से झलकना चाहिए। ऐसा ना लगे कि पाठ गद्यांश में कुछ और लिखा गया है और आपका शीर्षक जो है वो कुछ और है। विषय से संबंधित 2-3 शीर्षक लिख लें, फिर उनमें से जो सबसे अधिक आपको उपयुक्त लगे उसे आप उत्तर के रूप में लिखें। आप एक जगह रफ के रूप में लिख लें शीर्षक, 2-3 शीर्षक आपको लग रहा है उसको आप लिख लें, और फिर जब गद्यांश को पूरी तरह से आपको पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं ये हमारा शीर्षक सबसे उचित है, उसको लिखें। शीर्षक में गद्यांश से संबंधित सारी बातें आ जानी चाहिए, यानी शीर्षक जो आप दे रहे हैं तो ऐसा लगे कि जो भी आपने पढ़ा है मूल भाव वो सब उस शीर्षक में समाहित है। ठीक है, चलिए मैं एक आप लोगों को अपठित गद्यांश बोल रही हूँ, उसको लिखिए आप लोग, सारे लोग मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए और ध्यानपूर्वक लिखिए। ठीक है, रेडी? सब लोग नोटबुक लेकर बैठे हो? हेलो? अरे भाई हाँ, जवाब भी देते रहो, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेले में ही बड़बड़ कर रही हूँ। चलिए लिखिए, ऊपर हेडिंग दीजिए अपठित गद्यांश, आज का डेट दे दीजिए और लिखिए अपठित गद्यांश। लिख लिए? हाँ, मोनिका आई है कि नहीं? मोनिका, मुझे सुबह में उसने मैसेज किया कि मैडम आपने मुझे लगता है कि ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण आपका शेड्यूल मेरे पास नहीं आ पा रहा है। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेकर भेजा कि कहाँ मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है। मिथिलेश सर से बात करने के लिए मैंने कहा, बात कर ली होगी, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को ब्लॉक कर दूंगी। चलिए ध्यान से सुनिए, लिखिए, पिता और पुत्र कहीं दूर जा रहे थे। पिता और पुत्र कहीं दूर जा रहे थे। पिता और पुत्र कहीं दूर जा रहे थे, पूर्ण विराम। थोड़ी देर बाद जब वे चलते चलते थक गए, थोड़ी देर बाद जब वे चलते चलते थक गए, थोड़ी देर बाद जब वे चलते चलते थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद जब वे चलते चलते, चलते चलते में योजक चिन्ह होगा। थोड़ी देर बाद जब वे चलते चलते थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। यहां तक हुआ सबका? यहां तक हो गया? हाँ, पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद जब वे चलते चलते थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। सुस्ताने का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, आराम करने लगे। पूर्ण विराम। पिता अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता था। पंक्तियों को ध्यान में पहले सुन लीजिए, ध्यान से, उसके बाद लिखिए। पिता अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता था। पूर्ण विराम। पिता अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता था, पूर्ण विराम। अचानक उसे लगने लगा कि उसका बेटा भूखा है। अचानक उसे लगने लगा कि उसका बेटा भूखा है। सही तरीके से लिखेंगे, अचानक उसे लगने लगा कि उसका बेटा भूखा है, पूर्ण विराम। तभी उसे एक फलदार पेड़ दिखाई दिया। तभी उसे एक फलदार पेड़ दिखाई दिया। तभी उसे एक फलदार पेड़ दिखाई दिया, पूर्ण विराम।
तभी उसे एक फलदार पेड़ दिखाई दिया। यहां तक हो गया सबका? हाँ, उसके बाद उसने जल्दी से 2-3 फल तोड़े। 2-3 में योजक चिन्ह होगा। उसने जल्दी से 2-3 फल तोड़े और उसे खाने को दे दिए। उसने जल्दी से 2-3 फल तोड़े और उसे खाने को दे दिए। पूर्ण विराम। उसने जल्दी से 2-3 फल तोड़े और उसे खाने को दे दिए। पूर्ण विराम। वह फल खाने लगा। वह फल खाने लगा। वह फल खाने लगा। पूर्ण विराम। वह एक के बाद दूसरा फल। पूर्ण विराम के बाद वह एक के बाद दूसरा फल। डॉट डॉट देते जाओगे। दूसरा फल के बाद डॉट डॉट डॉट, फिर तीसरा फल डॉट डॉट डॉट, वह एक के बाद दूसरा फल डॉट डॉट, फिर तीसरा फल डॉट डॉट। वह खाए जा रहा था। वह खाए जा रहा था। पूर्ण विराम। वह एक के बाद दूसरा फल, फिर तीसरा फल, वह खाए जा रहा था। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? हेलो, यहां तक हुआ? हाँ। पिता ने सोचा डैश। पिता ने सोचा डैश। सिंगल इन्वर्टेड कोमा आरंभ करें। हद हो गई, कॉमा। हद हो गई, कॉमा। क्या इतने स्वादिष्ट फल हैं? क्या इतने स्वादिष्ट फल हैं? हद हो गई, कॉमा। क्या इतने स्वादिष्ट फल हैं कि मेरा पुत्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? क्या इतने स्वादिष्ट फल हैं कि मेरा पुत्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? पूर्ण विराम। सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद। पिता ने सोचा हद हो गई। क्या इतने स्वादिष्ट फल हैं कि मेरा पुत्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद। उसके बाद आखिरकार पिता से रहा नहीं गया। आखिरकार, ख में छोटी की मात्रा। आखिरकार पिता से रहा नहीं गया। आखिरकार पिता से रहा नहीं गया और उसने भी फल खाने के लिए उठा लिया। आखिरकार पिता से रहा नहीं गया और उसने भी फल खाने के लिए उठा लिया। पूर्ण विराम। पुत्र भी वही फल लेने की कोशिश करने लगा। पूर्ण विराम के बाद पुत्र भी वही फल लेने की कोशिश करने लगा। पुत्र भी वही फल लेने की कोशिश करने लगा। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? हाँ। तभी पिता ने वह फल अपने मुंह में डाल लिया। तभी पिता ने वह फल अपने मुंह में डाल लिया, कौमा। तभी पिता ने वह फल अपने मुंह में डाल लिया, कौमा। तभी पिता ने वह फल अपने मुंह में डाल लिया, कौमा। लेकिन वह फल का स्वाद चखकर हैरान रह गया।
तभी पिता ने वह फल अपने मुंह में डाल लिया, कौमा, लेकिन वह फल का स्वाद चखकर हैरान रह गया। स्वाद, आधा दंत स व आकार वा द, स्वाद, चखकर हैरान रह गया। पूर्ण विराम। फल खाकर उसका मन खराब हो गया। पूर्ण विराम के बाद फल खाकर उसका मन खराब हो गया। फल खाकर उसका मन खराब हो गया। पूर्ण विराम। असल में वह फल बिल्कुल कसैला था। असल में वह फल बिल्कुल कसैला था। क दंत स में ए की मात्रा, ल का ला, कसैला था। असल में वह फल बिल्कुल कसैला था। पूर्ण विराम। एक बार खाने के बाद कोई उसे मुंह में न रखना चाहे। एक बार खाने के बाद कोई उसे मुंह में न रखना चाहे। एक बार खाने के बाद कोई उसे मुंह में न रखना चाहे। पूर्ण विराम। न रखना चाहे। पूर्ण विराम। हैरान होकर अपने पुत्र से पूछा। हैरान होकर अपने पुत्र से पूछा, डैश। हैरान होकर अपने पुत्र से पूछा, डैश। दोहरा उद्धरण चिन्ह आरंभ करें। बेटा, अल्प विराम, बेटा, अल्प विराम, तुम कुछ बोले क्यों नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा, कॉमा देकर लिखें, तुम कुछ बोले क्यों नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें फल खाने से साफ मना कर देना चाहिए था। तुम्हें फल खाने से साफ मना कर देना चाहिए था। तुम्हें फल खाने से साफ मना कर देना चाहिए था। पूर्ण विराम। आखिर इतने कड़वे फलों को कोई कैसे खा सकता है? आखिर इतने कड़वे फलों को कोई कैसे खा सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, खा सकता है के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। आखिर इतने कड़वे फलों को कोई कैसे खा सकता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। यहां तक हुआ बच्चों सबका? हेलो। पुत्र ने जवाब दिया, डैश। पुत्र ने जवाब दिया, डैश। दोहरा उद्धरण चिन्ह फिर आरंभ करें। आप हमेशा मेरी खुशी, आप हमेशा मेरी खुशी और सुख के बारे में ही सोचते हैं। आप हमेशा मेरी खुशी और सुख के बारे में ही सोचते हैं। पूर्ण विराम। आप हमेशा मेरी खुशी और सुख के बारे में ही सोचते हैं। पूर्ण विराम। मेरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। मेरी सुख सुविधाओं में योजक चिन्ह होगा। मेरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। पूर्ण विराम। मेरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। पूर्ण विराम। कभी कोई चीज कम भी हो, कभी कोई चीज कम भी हो, कभी कोई चीज कम भी हो तो आप खुद न लेकर मुझे ही दे देते हैं। कभी कोई चीज कम भी हो तो आप खुद न लेकर मुझे ही दे देते हैं। पूर्ण विराम।
कभी कोई चीज कम भी हो तो आप खुद न लेकर मुझे ही दे देते हैं, पूर्ण विराम। आपने मुझे इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें खाने को दी। आपने मुझे इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें में अनुस्वार होगा, चीजें खाने को दी। दी पे भी अनुस्वार, कौमा। आपने मुझे इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें खाने को दी, कौमा। अब अगर आज खाने को दी, कौमा। अब अगर आज आपके ही द्वारा दिए गए, अब अगर आज आपके ही द्वारा दिए कुछ कड़वे फल मैंने खा लिए तो क्या हो गया। अब अगर आज आपके ही द्वारा दिए कुछ कड़वे फल मैंने खा लिए तो क्या हो गया। पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। मैंने खा लिए तो क्या हो गया, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। बेटे की बात सुनकर पिता की आंखों में, बेटे की बात सुनकर पिता की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। बेटे की बात सुनकर पिता की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। बेटे की बात सुनकर पिता की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और उसने उसे अपने गले से लगा लिया, पूर्ण विराम। बेटे की बात सुनकर पिता की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और उसने उसे अपने गले से लगा लिया, पूर्ण विराम। लिख लिए सब लोग? हो गया सबका लिखना? हाँ, हेलो। चलिए अब प्रश्न लिखिए। प्रश्न 1, पिता और पुत्र का परस्पर किस प्रकार का प्रेम था। पिता और पुत्र का परस्पर किस प्रकार का प्रेम था। पिता और पुत्र का परस्पर किस प्रकार का प्रेम था। हो गया? पिता और पुत्र का परस्पर किस प्रकार का प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, पुत्र को फल खाते देख पिता ने क्या सोचा। पुत्र को फल खाते देख पिता ने क्या सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र को फल खाते देख पिता ने क्या सोचा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फल का स्वाद चखने पर पिता की मन स्थिति का वर्णन करें। फल का स्वाद चखने पर पिता की मन स्थिति का वर्णन करें। फल का स्वाद चखने पर पिता की मन स्थिति का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पिता द्वारा फल खाने से मना कर देने की बात सुनकर पिता द्वारा फल खाने से मना कर देने की बात सुनकर पुत्र ने क्या जवाब दिया। पिता द्वारा फल खाने से मना कर देने की बात सुनकर पुत्र ने क्या जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेटे की बात सुनकर पिता ने क्या किया। बेटे की बात सुनकर पिता ने क्या किया। बेटे की बात सुनकर पिता ने क्या किया। प्रश्नवाचक चिन्ह।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त, छोटा ऊ प, य में छोटा ऊ की मात्रा रेफ, आधा क त। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। लिख लिए सब लोग? हेलो, हाँ हाँ। अब फिर मैं एक गद्यांश आप लोगों को भेज दूंगी होमवर्क में, कॉपी में, इसमें आपके ग्रुप में। उसको देख लीजिएगा पढ़ के, और उसी के अनुसार आपको आंसर भी करना होगा। ठीक है? सभी बच्चे सुन रहे हो मेरी आवाज या नहीं सुन रहे हो? हाँ, अच्छा। बड़े भाई साहब पाठ का तो कल 2 दिन हुआ रिवीजन। इसमें अब मुझे लगता है कि कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग कर लेंगे। बड़े भाई साहब से 1 नंबर के प्रश्न आए या 2 नंबर के आए या फिर 5 नंबर के आए, वो आप लोग कर लेंगे। इतना इतना तो यकीन मैं कर सकती हूँ ना कि कर लेंगे। बोलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। इसका प्रश्न उत्तर कर लोगे ना, कहीं से आए तो? अच्छा, चलिए, कम से कम अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ कर सकते हैं। शरीर चित्रण जरूर कर लेंगे। बड़े भाई साहब का मैंने शायद लिखवा भी दिया था। जिस प्रश्न को आपको लगे कि लिखवाने की फिर से जरूरत है या नहीं समझ में आ रहा है, सेल्फ स्टडी करना आरंभ कर दें आप लोग। ठीक है? और कुछ भी जो पूछना होगा उसको नोट डाउन करके रखेंगे। डायरी का 1 पन्ना है सिलेबस में? नहीं है। फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? ततारा वामीरो कथा। इस पाठ में भी मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे। हाँ हाँ, इसमें भी कुछ समझाने की, बताने की मुझे नहीं लगता है कि वैसा कोई जरूरत है। ततारा वामीरो कथा भी कहाँ की कथा है? इसमें मुख्य रूप से 2 प्रश्न एक आता है इसमें से। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? तो इसमें मनोरंजन से संबंधित और शक्ति प्रदर्शन से संबंधित जो बातें हैं उसको यहाँ पर मुख्य रूप से लिखना होता है। पशु पर्व जो है उसमें कुश्ती, दंगल, मेले का आयोजन किया जाता था। तो इस पशु पर्व में क्या होता था, ये सारी बातें, उसमें नृत्य संगीत वगैरह होता था, वो सब। तो ये आपको एक तो लिखना है। और रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है। ये पाठ के संदर्भ में किन रूढ़ियों की बात यहाँ लेखक कर रहे हैं, उन रूढ़ियों का कब टूटना अच्छा लगता है, और जब वो टूट जाती हैं तो फिर क्या होता है। तो इस पाठ में कौन सी रूढ़ियां थी और वो रूढ़ियां कब टूटी और टूटने के बाद फिर क्या हुआ, ये सारी बातें, ये तो आपको समझ रहे हैं। इसको लिख भी सकते हैं, लिखते भी हैं। चलिए, ये चैप्टर भी आपको, इसमें कुछ नहीं समझाने की नहीं ज़रूरत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर कौन है बताइए? ततारा वामीरो के बाद गद्य में बोलो, बोलो जल्दी बोलो। गद्य में फिर कौन सा चैप्टर है ततारा वामीरो के बाद? आकाश, कौन सा चैप्टर है? हाँ, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसमें भी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। उन सभी प्रसंगों को आप ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे। चैप्टर को तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। इस पाठ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर प्रभाव, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवाने पड़ी, उसके बाद
समुद्र के गुस्से की वजह और उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। फिर मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद कभी कभी आशय स्पष्ट को भी प्रश्न के रूप में आ जाता है कि नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था, और फिर इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया। यानी जो आशय स्पष्ट करने की जो पंक्तियां हैं वो भी प्रश्न के रूप में आते हैं। तो कम से कम इस पाठ को आप लोग 2 बार 3 बार पढ़िएगा, और पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ कहीं लगेगा कि नहीं इसमें लिखवाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, तो आप कृपया नोट करके रखें। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, लेकिन आप लोग कुछ नहीं पूछते हैं, तो कम से कम पूछने का काम करें, ठीक है। उसके बाद प्रश्न कभी कभी ये आ जाता है कि आज के बदलते परिवेश में संवेदनशील भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। ये प्रस्तुत पाठ के आधार पर लिखना है। ये आपको पाठ के आधार पर, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लेखक एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज के बदलते परिवेश में संवेदनशील भावनाएं जो है वो समाप्त हो रही हैं। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संवेदना, जो कोमल भावनाएं, एक दूसरे के प्रति चिंता का भाव, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, वो लगभग समाप्त हो रहा है। तो उसी चीज को आपको इस पाठ के आधार पर बताना है। तो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि उनका घर जो है वो मुंबई के बरसुआ शहर में है। पहले यहाँ पेड़ थे, पक्षी जो है विचरण करते थे, अन्य जानवर भी रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई, और इन बस्ती में न जाने कितने जीव जंतुओं के घर छीन लिए गए। कुछ शहर छोड़कर चले गए, कुछ इधर उधर अपना डेरा डाल लिए, और इनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के घर पर एक मचान बनाकर वहीं घोंसला बना लिया। उनमें कबूतरों के बच्चे रहते हैं। बड़े कबूतर दिन भर आते जाते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलाने पिलाने की उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बार बार आने जाने के कारण कभी कोई चीज गिरा कर तोड़ देते, कभी लेखक के पुस्तकालय में पुस्तकें छेड़ते हैं, कभी उसे गंदा कर देते हैं। लेखक की पत्नी इन सभी घटनाओं से, परेशानी से, इन सभी पक्षियों के इन सभी कारनामों से तंग आकर उसने अंत में क्या किया कि घोंसले को दूसरी जगह रख दिया और उसमें जाली लगा दी। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया गया। लेखक की पत्नी ने वो बंद भी कर दिया। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास होकर बैठते हैं, क्योंकि अब न सोलेमन है न उनकी माँ है जो उन कबूतरों की व्यथा का एहसास कर सके और दुख में सारी रात जागकर नमाज पढ़ सके। इस प्रकार इस पाठ के आधार पर, इस पाठ में यह घटना घटित हुई है। तो इस प्रकार आज के बदलते परिवेश में संवेदनशील भावनाएं लोगों की समाप्त होती जा रही हैं, क्योंकि एक जमाना था, है ना, जब उस समय चींटियों ने जब कहा कि भागो सुलेमान आ रहा है अपनी फौज लेकर, तो सुलेमान ने कहा कि मैं ये मानव जाति का तो मसीहा हूं ही, लेकिन पशु पक्षियों और जीवों से भी मुझे लगाव है, तुम लोग भागो मत। तो इस तरह की जो भावनाएं थी, जो संवेदनशीलता थी, वो आज के जमाने में दिखाई नहीं पड़ती हैं। लोगों को अपना घर ज्यादा प्यारा है, लेकिन पशु पक्षी कहाँ रहेंगे, इस बात की कोई फिक्र लोगों को नहीं रहती है। अगर ऐसी बात नहीं रहती तो लेखक की पत्नी कभी भी कबूतरों के आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाती, अपनी खिड़की में जाली नहीं लगवाती। ये इस बात का सूचक है। तो पाठ के आधार पर मानवीय संवेदनाओं को आपको लिखना है। बात आ रही समझ में? तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, जो पाठ के आधार पर आपको अपने सोच समझकर लिखना होगा। जरूरी नहीं है कि आंसर आपको बस यहाँ से यहाँ निशान लगा लिए। क्लास 10th के स्टैंडर्ड के बच्चों को बहुत सारी चीजें खुद से लिखनी पड़ती हैं।